स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था आपको, मैंने इससे ऊपर वाला चैप्टर, मतलब आप देखोगे तो बेसिक चीज़ें थी उसमें। अकाउंट की डेफिनेशन थी, मैंने बताया था कि उसमें क्या आ सकता है, आपको एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है वो आपसे। सिंपल चीज़ें थी। आज हम क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडेशन की, चैप्टर नंबर 2 1.2 है। मतलब ये सिलेबस 2022 का है, सीएमए का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। देखो मैं आपको पहले बता दूं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स यहाँ से आपके में क्वेश्चन आना ही आना तय है। देखो यहाँ से होगा क्या, मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं। आप अभी सीएमए फाउंडेशन का पढ़ रहे हो, ये इंटर में भी मिलेंगे आपको, तो और यही चीज़ आपको फाइनल में भी ली जाती है। ठीक है, फाइनल में और एडवांस पे। जब आप फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रहे हो तो यहाँ पे वो लिखने वाला तो आपसे पूछेगा नहीं, है ना। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ कि वो क्वेश्चन कहाँ से दे सकता है। इंटर में एक थ्योरी का क्वेश्चन दे देता है शॉर्ट नोट में लिखने के लिए। आपके साथ क्या करेगा, वो एमसीक्यू बनाएगा, है ना। आप तो फाउंडेशन में हो, भी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है। तो इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, वो एमसीक्यू डेवलप करेंगे बीच बीच में से। जैसे ये मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, जैसे पूरा पैराग्राफ है ये, इसमें से उसका मन कर गया उठा के दे दिया। वो डिपेंड करता है उसका क्या माना है। जैसे मुझे लगता है जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे ये हो गया, है ना। ये इसकी फुल फॉर्म दे देता है वो कभी कभी पूछने के लिए। तो आपको हमेशा क्या करना होगा, आपको प्रॉपर रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग इन सेंस आप समझ रहे हो कि रीडिंग बुक को बहुत प्यार से पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम चालू करते हैं। आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया, एमसीक्यू मैंने आपके लिए बनाए हुए थे, मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिखाए थे। सेकंड क्लास में भी आपको एमसीक्यू दिखा देता हूँ। देखो मैंने आपके इस पेपर के एमसीक्यू तैयार हैं, बना दिए हैं। इस पेपर के एमसीक्यू आपको अब देखने हैं तो आप देख लो। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जल गया। देखो ये है, मैं खुद कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। ये आपके पेपर नंबर 2 जिस जैसे जैसे सिलेबस है आपका, उस हिसाब से एमसीक्यू तैयार करे गए हैं, ये दे रखे हैं। इसमें कॉस्टिंग के भी हैं, सारे कुछ जितने चैप्टर हैं आपके, सारे चैप्टर के एमसीक्यू बना रखे हैं। ठीक है, पास्ट ईयर बुक वगैरह सारा कुछ ले रखा है, सारा जितना हो सकता है वो ऐसे ही पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो एमसीक्यू की बात हो गई। अगर एमसीक्यू को खरीदना हो तो वो आप देख लेना कैसे करना है, मैं बता दूंगा आपको। कुछ नहीं करना है, देखो ये मेरा नंबर है 9810476031। इस पे आप फोन पे करना 100 रुपीज़। देन ये पेपर के एमसीक्यू आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ पहुंच जाएगी, उसको प्रिंट आउट करा लेना, स्पाइरल बाइंडिंग वाला लेना, देन उन्हें पढ़ना स्टार्ट करना। बट पहले चीज़ों को सीख लो, समझ लो, ये चीज़ें भी करना, ये पहले ये भी करो। एमसीक्यू लास्ट में रटने वाली चीज़ें हैं, वो भी करना। पहले समझो कैसे तैयारी कैसे की जाती है। अब यहाँ पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ तो आपने देखा ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये हो गया आपका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अकाउंटिंग मजा आपको आएगा 2-3 चैप्टर के बाद, जो असली मजा आता है अकाउंटिंग का। अभी तो बेसिक चल रही है, जैसे 11th-12th में थ्योरी भी तो बोर होता है, बट एक आध क्वेश्चन वो दे सकता है आपको एमसीक्यू में, इसलिए इस पर मेहनत की जा रही है। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हेल्प यूजर्स टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। अकाउंटिंग का सिंपल कंसेप्ट है भाई, चीज़ों को रिकॉर्ड करना, मनी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड करना इन मॉनिटरी टर्म्स, मतलब मनी में जो इतनी ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करना। उससे क्या होता है, हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं, एप्रोप्रिएट मतलब अप्रोक्स डिसीजन ले सकते हैं, एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं। हमें करना क्या है, रिलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फॉर दिस पर्पज अकाउंटिंग maintains record of each and every transaction in the books of accounts. Practice of this record keeping, however, may be based on diverse policy at the various organization. As real, there is a limited scope of comparing accounting information across entities over the time. देखो ये इंग्लिश पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो तुमने रीड कर लोगे सिंपल। और जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना, वो आपको अपने आप फील होने लगेगा थोड़े दिन बाद। मैं बता भी रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मुझे लगता है ये देखो, जैसे
ये क्वेश्चन बन सकता है, जो क्वेश्चन बन सकता है उसको करके जाना है, ठीक है। ऐसे आपको ये रीड करना है कि ये होता क्या है, इंट्रोडक्शन बताना फिर से। इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड कीपिंग एंड प्रोसीजर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहले आप देखो, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। एक कंट्री को, किसी को कंट्री को चलने के लिए एक रूल होते हैं। जैसे मर्डर कर दिया किसी ने तो उसकी सजा ये है ना। इसके रूल्स और रेगुलेशन है, एक ही यूनिफॉर्म रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। देन हम कहीं के भी, जैसे कंपनियां तो बहुत सारी हैं, अब कंपनी बहुत सारी हो गई, हर कंपनी अपनी अपनी मर्जी से काम करना चालू कर देगी। वो राम को डेबिट करेगी, शाम को क्रेडिट करेगी, वो अपने अपने रूल्स बना लेंगे। तो रूल्स ऐसे नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं कि भाई आपको काम इस तरीके से करना है। एक रूल बना दिए गए कि आपको काम इस तरीके से करना है, एक फॉर्मेट दे दी गई कि आपको ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे होगा, ये प्रोसीजर है। तो उसी को कहते हैं कंपेयर अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैज डेवलप रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड्स बना दिए, प्रोसीजर बना दिए, विच आर जनरली एक्सेप्टेड यूनिवर्सल प्रैक्टिस। मतलब हर जगह वही एप्लीकेबल होंगे, हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल होंगे। देश विदेश में हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए भी वही एप्लीकेबल होंगे, वही रूल वो फॉलो कर रहे हैं, वही रूल हम फॉलो कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं, हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का डिसीजन ले सकते हैं। ये नहीं होगा कि अब ये कंपनी ये ऐसे करती है वैसे करती है तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक सिस्टमेटिक मैनर है भाई, आपको इस तरीके से काम करना है, वो ऐसी ऐसी चीजें होंगी। तो वो एक रूल्स और रेगुलेशन बना दी गई। कौन बनाता है? ये गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट तैयार करवाती है थ्रू, जैसे जितने भी हो गए। अब जैसे यहाँ पे हमारे अकाउंट से रिलेटेड चार्टेड अकाउंटेंट हो गई, आईसीआईसी हो गई, अमेरिका के इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये बना के देते हैं कि ये रूल्स एप्लीकेबल हैं, ये रूल्स हम चलाएंगे, तो उसको अप्रूव करते हैं, देन वो रूल्स चले जाते हैं। ये देखो गैप के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब रूल्स और रेगुलेशन हो गए, क्या है? तो ये प्रोवाइड गाइडेंस देता है किसको? फॉर रिपोर्टिंग इकोनॉमिक इवेंट्स आर थस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन ड्राफ्टिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कोई भी किसी फॉर्मेट में बना के दे देगा, बट वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। कोई भी किसी फॉर्मेट में देगा तो एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बना देगी कि भाई इस तरीके से ये चीजें करनी है, देन हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, ये पढ़ो। द इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीआईसी देती है, एंड लॉ लेड डाउन बाय द रेस्पेक्टिव एप्लीकेबल स्टेटस लाइक शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट 2013। देखो अकाउंट से रिलेटेड तो आईसीआई दे देती है, ठीक है। यहाँ आपका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो। कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है, कॉस्टिंग के भी एक स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, किस तरीके से क्या प्रोसीजर होंगे, उसमें हमारा रोल रहता है। अकाउंट का काम है तो अकाउंट में सीए का रोल रहता है कि ये स्टैंडर्ड फॉलो होंगे, ये बनाते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ से काम चालू होगा, अभी तक तो ये टाइम पास है। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखो प्रिंसिपल का मतलब देखो समझो पहले। प्रिंसिपल रेफर दोज रूल्स ऑफ एक्शन दैट यूनिवर्सली अडॉप्टेड। प्रिंसिपल एक रूल और रेगुलेशन हो गया कि भाई ये चीज इस तरीके से होगी ताकि यूनिवर्सल एप्लीकेबल उसे एक्सेप्ट कर सके। द accountant for recording accounting transaction, they provide the guidance for recording and reporting transaction, and such as provide explanation to the current accounting practices. Accounting principle can be further classified into accounting concept और accounting convention। इन दोनों का देखो, ये आपको अभी वैसे नहीं पूछेगा, ये ऐसे ही आप इंटर में आओगे वहाँ थ्योरी क्वेश्चन वो दाग देगा आपसे, पूरा क्वेश्चन ये फेंक देगा आपके ऊपर। अभी तो सिर्फ आपको सिंपल समझना है, सिंपल समझते रहो। देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट का मतलब होता है ये तरीके से, एक अजम्पशन है कि हम इस तरीके से चलेंगे, हम मानते हैं ऐसा कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट ये दे सकता है, वैसे यहाँ से एमसीक्यू जैसे आपको फेंक दिया उसने, दे दिया तो दे भी सकता है, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू वो दे नहीं सकता, यहाँ से कुछ भी हो सकता है होने के लिए, बट समझना है कि दे सकता है कि सच में दे सकता है क्या। अकाउंटिंग कंसेप्ट रेफर द अजम्पशन है एंड कंडीशन है। तो एक यहाँ से फिल इन द ब्लैंक दे दे या कुछ भी दे दे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस दे दे,
बताओ, टिक करो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ट्रू एंड फॉल्स में दे दे, ठीक है, ऐसे करके। द डिफाइन पैरामीटर्स एंड कंस्टेंट within which the accounting operates. They lay down the foundation for accounting principles and ensure recording of financial fact on sound basis and logical considerations. The common accounting concept include, ये आपको क्या करेगा, अब जैसे क्वेश्चन बनाया उसने, ये लाइन लिखेगा इतनी सी, पहला दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहला तो मैं बता चुका हूँ, दूसरा ये क्वेश्चन, फिर वो ऑप्शन दे देगा। ये अगर आपको याद नहीं होंगे, जैसे ये पहला एंटिटी, फिर दूसरा गोइंग कंसर्न, अब इनका मतलब भी बता दूंगा मैं क्या होता है। ये जैसे तीसरा आ गया पीरियोडिकली कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो आपको थ्योरी में इम्पोर्टेंट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गोइंग कंसर्न, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एक एक्रूवल। ये आपको ये सोच लो, थ्योरी के पेपर जैसे आप इंटर में जाओगे ना, पेपर नंबर 5 है वहाँ पे अकाउंट का, वहाँ ये 4 नंबर का क्वेश्चन दे देता है वो शॉर्ट नोट में लिखने के लिए। अब इनमें से वो कुछ कंसेप्ट डाल देगा, कुछ कन्वेंशन डाल देगा, आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि क्या कन्वेंशन होता है, क्या कंसेप्ट होता है। तो ये सारे कंसेप्ट हैं कि हम उस किस अकाउंटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो हम मान के चलते हैं, जैसे जो चलता है रूल चलता है, वो एक्रूरल कॉन्सेप्ट चलता है। जो हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं ना, वो एक्रूरल बेसिस पे करते हैं। एक्रूरल बेसिस पे मतलब, एक्रूर का मतलब होता है जैसे कमा लिया पर मिला नहीं है, कुछ चीज़ें हम उधार में भी रिकॉर्ड करते हैं, मानते हैं कि बिजनेस हमारा, देखो गोइंग कंसर्न भी कॉन्सेप्ट रहता है हमारा कि गोइंग कंसर्न हमेशा बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट के ऊपर हम मान लेते हैं कि ये चल रहा है। तो जो जितने ज़्यादातर कंसेप्ट होते हैं वो एक्रूरल होते हैं, मतलब इसमें दोनों चीज़ होती है, उधार भी होता है नगद भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता खाली कोई कंपनी, ये अपनी कंपनी को डिपेंड करता है वो क्या चाहती है, कि नगद ही बेचना चाहता है, कोई कहता है उधार भी बेचना चाहता है। बिजनेस बड़े लेवल पे हर चीज़ कैश में नहीं हो सकती, हर चीज़ मतलब बैंक ट्रांजेक्शन से नहीं हो सकती। आप जो सोचोगे ये होता ही रहेगा होता रहेगा, ऐसा कोई उधार नहीं लेगा, तो पार्टीज आपकी नहीं बनेगी, आपको देना पड़ेगा पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। वो पॉइंट कैसे दे देगा क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही देगा वो। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर कस्टमर एंड ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, दीज आर वाइडली एक्सेप्टेड, हर जगह एक्सेप्टेड है, मतलब वाइडली मोस्टली एक्सेप्टेड है, एंड आर कॉमन प्रैक्टिसेस विच आर यूज्ड एज गाइडलाइंस विद द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। मतलब किस तरीके से हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, क्या डिस्क्लोजर देने हैं, अगर हम कोई पॉलिसी लेते हैं देन हमें क्या करना पड़ेगा। अगर आप कोई पॉलिसी चूज करते हो, देखो हर कई सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो फिर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मेंटेलिटी, फुल डिस्क्लोजर हो गया। आपने कोई चीज़ यूज करी है तो आपको उसका फुल डिस्क्लोजर दे दो कि हमने यहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज किया है। अब ये दोबारा से इन्हीं को एक्सप्लेन करेगा, ये आपको रीड करना है सिंपल मैं बता देता हूँ आपको। देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट दो ही थे, कंसेप्ट में एक कन्वेंशन एक कंसेप्ट में 7-8 पॉइंट थे, वो आपको अभी नहीं पूछेगा, वो आपको देगा एमसीक्यू में, बस नाम याद रखना है, अंदर की चीज़ें याद नहीं रखनी। हाँ ये पूछ ले, वो ये जरूर दे सकता है, जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताए थे आपको 3, इनमें से दे देगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, तो ये कहते हैं अकाउंटिंग एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर लॉन्गर पीरियड। इतना याद रखना कि बिजनेस हमेशा लंबे समय तक चलेगा, ये हम मानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ऐसे ऐसे एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट फॉर अकाउंटिंग purposes the business enterprises and its owners are two separate independent entities। ये कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग होता है और उसका मालिक अलग होता है, ओनर अलग बिजनेस अलग, बिजनेस को एक अलग मानो, ओनर को एक अलग मानो, ठीक है। बिजनेस को चला ओनर रहा होता है, बट बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट माने जाते हैं फॉर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कि हाँ बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, ठीक है। देखो ओनर तो चेंज भी हो सकते हैं, पर बिजनेस तो चलता रहता है ना। हमने अभी बिजनेस ये कर रहे हैं, हम उसको दे दिया, किसी दूसरे को दे दिया, वो बिजनेस तो कंटिन्यू रह रहा है, ओनर चेंज हो गया, तो बिजनेस अलग और ओनर अलग। ऐसे ही इसमें आप जाओगे, ये पढ़ोगे
पीरियोडिसिटी ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, एक इसमें क्लासीफाई होता है, एक पीरियड क्लासीफाई होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक चलता रहेगा। जैसे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एज्यूम दैट द इनफाइनिट लाइफ, मतलब ये मानते हैं कि बिजनेस की लाइफ क्या है, ये एक तरीके से इसी से लिंक है, उसकी लाइफ का इनफाइनाइट एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्प्लिट इनटू द स्मॉलर पीरियड ऑफ द इक्वल ड्यूरेशन, जैसे लाइक क्वार्टर, हाफ ईयर, ईयर। हम रिजल्ट क्लियर करते हैं ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनी मेजरमेंट वाला, ये यहाँ से भी कुछ ना कुछ वो फेंक सकता है आपको अगर देना चाहे तो। A business transaction will always recorded if it can be expressed in the terms of money। मैंने आपको बताया था कंसेप्ट यही है, अकाउंट का कंसेप्ट यही है कि जितनी भी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब होता है कि भाई अकाउंट में सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, यहाँ इमोशन नाम की चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपको रीड करने हैं थोड़े थोड़े से, बस ऐसे पढ़ लोगे। एक्रूल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्रूल कॉन्सेप्ट, द एक्रूल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट। आप बस इसमें इतना याद रख लोगे कि एक्रूल का मतलब होता है भैया दोनों में ट्रांजेक्शन होंगे, कैश और क्रेडिट। दैट इज कॉल्ड एक्रूल कॉन्सेप्ट। ये आपको दे सकता है कि एक्रूल कॉन्सेप्ट 4 लाइन बना देगा, ये डाल देगा, हो गया काम क्वेश्चन। डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एस्पेक्ट का मतलब ये देखो, डबल एस्पेक्ट का मतलब क्या याद रखना चाहिए आपको इसमें से, डबल एस्पेक्ट का मतलब क्या है। Dual aspect is the foundation or basic principle of accounting. It provides the very basis of recording business transaction in the books of accounts. The concept assumes that every transaction has dual effect। देखो एक एंट्री का क्या होता है, दो इफेक्ट होते हैं। दो इफेक्ट कैसे होंगे, अब जनरल एंट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको डबल इफेक्ट होगा। आपको बुक का भी नाम क्या था, डबल बुक कीपिंग सिस्टम। 11th-12th में आपने पढ़ी होगी बुक अकाउंट की, उसका नाम। एग्जाम्पल के लिए आप अभी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, मतलब अभी तो मैं थोड़ी सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एक एंट्री बता देता हूँ, क्या चलो एक एंट्री आपको बता ही देता हूँ। मान लो मुझे कैश रिसीव हुआ राम से, कैश रिसीव हुआ, कैश आया 500 रुपये, किससे आया, राम से। अब देखना डबल इफेक्ट कैसे पड़ेगा। कैश किधर की तरफ आता है, एसेट्स की तरफ, ये यहाँ दिखता है एसेट्स की तरफ, और राम हमें पैसे दे रहा है, तो ये हमारा कौन हो सकता है, डेटर या क्रेडिटर। पैसा हमें किससे मिलता है, हमने किसी को सामान उधार बेचा होगा, उससे हमें पैसा आएगा, तो डेट इज कॉल्ड डेटर। अभी डेटर और क्रेडिटर पे जब मैं डिस्कशन करूंगा तो प्रॉपर बताऊंगा, अभी समझ लो कि डबल इफेक्ट कैसे है। एक एंट्री आई, यहाँ पर देखो कैश बढ़ेगा, यहाँ कैश बढ़ा, यहाँ मेरी लायबिलिटी घटेगी। ये हमारे डेटर से पैसे आ रहे हैं तो हमारी क्या है, एसेट्स एक तरफ तो आ रही है, एक तरफ जा रही है, तो ये इफेक्ट आएगा दोनों तरफ। ये कहाँ समझ में आएगा, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ा हो, अकाउंटिंग इक्वेशन 12th क्लास में 5th चैप्टर, वो चीज़ अभी नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, अभी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अभी तुम्हारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप सिर्फ नॉर्मल चीज़ें समझते रहो ताकि आपको दिमाग में आ जाए। मैचिंग कंसेप्ट, द कंसेप्ट दैट स्टेट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम एट विच दे आर इनकर्ड। जब हम कोई भी मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है, जो चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो जिस टाइम पे वो हो रही है उसी टाइम पे उसे रिकॉर्ड कर दो। जैसे अभी मेरे पास पैसे आ गए तो मैं रिकॉर्ड कर दूँ उस एंट्री को, ये नहीं कि मैं बाद में करूँगा या ऐसे करूँगा, वो नहीं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जो चीज़ आपके पास आ गई उसको रियलाइज कर लो। जैसे कुछ कहीं से पैसा आ गया उसको मानो, ऐसा नहीं कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट लगाओगे नहीं। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द रेवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। जब तक वो आएगा नहीं पैसा, देखो अकाउंट का कंसेप्ट होता है, जब तक मेरे पास कहीं मैंने उधार सामान बेच तो दिया, बट वो मैं अपना इनकम नहीं मान लूंगा उसे जब तक वो आएगी नहीं। मैंने किसी को सामान दे दिया, सामान तो मेरा चला गया, बट मैं इनकम मान लूँ क्या उसे, मैंने उधार बेचा है, जब तक वो पैसा आएगा नहीं तब तक मैं इनकम नहीं मान सकता। ये अकाउंट कहता है, ये अकाउंट के कंसेप्ट कहते हैं। मैं मानूंगा तभी जब वो रियलाइज हो जाएगा, रियलाइज मीन्स आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट आप पहली बुक कर लोगे, ये पहली मान लोगे जिस दिन आपने दे दिया। अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट दैट स्टेट ऑल द रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर purchase price which include cost acquisitions, transportation, installation and not the market price. It means that fixed assets like a building, plant, machinery, furniture, etc. are recorded in the books of account at price paid for them. For example, machine purchased XYZ Limited 5 lakh
फॉर मैकवे शूज़ और इसमें इतने इतने खर्चा हो गया। तो ये बता रहा है कि आपको क्या कैसे दिखाना है। तो आपको ये कॉस्ट दिखाई जाएगी। वो कितनी दिखाई जाएगी, वो इतनी कॉस्ट दिखाई जाएगी, नोन एज द हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखो कोई भी सामान लेके आए, सामान को जब तक अपने गोडाउन में नहीं आ जाएगा तो बीच में भी खर्चे होते हैं ना, जान ले जाने के, लाने के। तो मेरा तो पूरा खर्चा जितना जेन्युइन खर्चा हुआ, जितनी कॉस्ट हुई, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट। समझ में आ रहा है? इसी के बेसिस पे आप डिसीजन लेके एमसीक्यू करना। अब आ जाओ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस में क्या है? कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जेटिव्स। देखो ये कन्वेंशन क्या होता है, ये प्रिंसिपल होते हैं, ये बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे करना है, ये तुम्हें मानना है, कंजर्वेटिव बनना है आपको। द कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट anticipated no profit but provide for all possible losses. It provides guidance for recording of transaction in the books of accounts. It based on policy of play. ये बताता है कि भैया ये पॉलिसी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मतलब नहीं है, आपको ये पॉलिसी फॉलो करनी है ताकि आपको दिखे क्या चीज़ आप कर रहे हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वेंशन इज सो मिनिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट should not be overstated. If profit shows more than actual, it may be lead to distributions of dividend out of capital. This is not fair policy and it will lead to the reductions of the capital of enterprises. ये कह रहा जो जेन्युइन है उस तरीके से फॉलो करना, वो सारी चीज़ें दिखाना। ये नहीं कि आपको कुछ हुआ नहीं, आपने प्रॉफिट दिखा दी दबा के, लॉस दिखा दी दबा के, ऐसा नहीं है। आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा, आपको पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, जो उसके अकॉर्डिंग आ रहा उसको मानो, रियल मानो जो हुआ है। ऐसी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, आपको हमेशा वही चीज़ें फॉलो करती रहनी पड़ेंगी जो आप करते आ रहे हो। Convention of consistency means that the same accounting principles should be used for preparing financial statement year after year. आप आप जिस भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो आपको अभी पढ़ने को मिलेंगे, थोड़ा सा फाउंडेशन मिल जाएंगे, उनके नाम सुनने को मिल जाएंगे, वो उनके अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आपने एक बार कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले लिया, एक मतलब मैंने एक चीज़ फॉलो कर ली, मैं मान लो डेली जिम जाता हूँ, तो फिर डेली जिम जा रहे हो आप, वो काम को कंटिन्यू करते रहो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसे कंटिन्यू करते रहो, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। तो कंपनी में क्या होता है, जो आपने पॉलिसी फॉलो कर ली, आप उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करो, ये कन्वेंशन बोलते हैं कि आपको वही करना है ताकि यूनिफॉर्मली आए, ताकि वो डिसीजन ले सकें, ताकि लोग आपको समझ सकें, ताकि कंपेयर कर सके लोग। सेम ऐसे ही कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है, ये सारी चीज़ें बताएगा। फुल डिस्क्लोजर का मतलब देखो, ये इसको पढ़ना है आराम से। फुल डिस्क्लोजर मतलब जो पॉलिसी आप अगर चेंज करते तो अगर क्यों चेंज कर रहे हो, क्या रीज़न है, उसकी फुल इंफॉर्मेशन दो। जब फुल इंफॉर्मेशन किसको देंगे, ये क्या है, डिस्क्लोज करते हैं। जैसे हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं कि हमारे रिजल्ट आए हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो कंपनी भी अपने रिजल्ट लगाती है साइट के ऊपर, जो उसकी वेबसाइट होती है। उससे क्या होता है, लोग उसे पढ़ते हैं, लोग समझते हैं, लोग फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लोग डिसीजन लेते हैं, पैसा लगाते हैं। ये सारा रूल चलता है इस तरीके से। वो आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे चल के, फाइनल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मज़ेदार चैप्टर स्टार्ट होंगे यहाँ से। देखो ये है मज़ेदार चैप्टर। तो मैं देख लूँ पहले टाइम कितना हो गया इस वाले पे रिकॉर्डिंग में, फिर बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग ना हो जाए कि आप परेशान हो जाओ।